अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वजीर आजम सौंपी थी, ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज वज़ीर साहब ने कौम से खिताब किया और इस खिताब में उनका यह कहना था कि अगस्त में हम इस हुकूमत को निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। तो ये ऐलान है हुकूमत की तरफ से। तो अब सवाल यह है कि अगस्त में निगरान हुकूमत तो आ जाएगी, लेकिन क्या निगरान हुकूमत वाकई वक्त पे इलेक्शन करवा देगी या नहीं करवाएगी? क्योंकि इसके बारे में अभी गवर्नमेंट के अंदर कंफ्यूजन पाया जाता है। ये कंफ्यूजन क्यों है? क्या गवर्नमेंट को यकीन नहीं है कि अगस्त में जो निगरान हुकूमत आएगी वो वक्त पे इलेक्शन नहीं करवाएगी? और अगर वो इलेक्शन नहीं करवाएगी तो क्यों नहीं करवाएगी? ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी कशकोल का जिक्र किया। उन्होंने कैसे जिक्र किया, जरा आप वो मुलाहिजा कर लीजिए। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि कशकोल तोड़ दें, मकरूज रहना छोड़ दें, मोहताजी की जंजीरें तोड़ दें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। क्या उस मुल्क की सेल्फ रिस्पेक्ट होगी? क्या उसका नेशनल प्राइड होगा जो कशकोल ले लेके दर दर जाता है? हमें एक बाइज्जत और खुद मुख्तार कौम के तौर पर जिंदा रहने के लिए गैर मुल्की इमदाद के सहारे से छुटकारे का कड़वा घूंट निगलना होगा। अगर गैर मुल्की इमदाद और कर्जे हमारे मसाइल और हमारे दुखों का हल होते तो आज हमारे हालात तब्दील हो चुके होते। गैरों की अफ्यून जो इमदाद की शक्ल मिलती है और उसके बदले में हमारी आज़ादी अगर चली जाए तो मैं इसका सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। मेरी पार्टी, मेरा लीडर, हम इसके मुखालिफ हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी कशकोल का जिक्र किया और ये माजी में भी कशकोल का बार बार जिक्र करते थे, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब भी कशकोल का जिक्र करते थे और हर बार ये कहा जाता था कि अब हम कशकोल को तोड़ देंगे और खुद इन्हिसारी की तरफ जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट जो 1.25 साल की थी ये भी कशकोल नहीं तोड़ सकी। और इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो सबसे बड़ा कमाल है, वो ये है कि उन्होंने IMF से दोबारा कर्जा ले लिया। तो गवर्नमेंट इस पर जश्न मना रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कशकोल ना माजी में तोड़ा जा सका था, ना आज तोड़ सके, और शायद फ्यूचर के अंदर भी कशकोल हम नहीं तोड़ सकेंगे। अब सवाल यह है कि वाकई ही कशकोल तोड़ने में पाकिस्तान की सलामती है, लेकिन यह कशकोल तोड़ेगा कौन? आखिर वो शख्स कहां है जिसने पाकिस्तान में आना है और आके उसने वाकई कशकोल तोड़ देना है? तो मेरा ख्याल ये पूरी कौम को, वज़ीर-ए-आज़म समेत, उस शख्स को तलाश करना चाहिए जो वाकई इस मुल्क में कशकोल तोड़ सकता है। तो आज का ये सवाल भी है कि कशकोल क्यों नहीं टूट रहा और क्या फ्यूचर के अंदर ये तोड़ा जा सकेगा या नहीं। तो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल वाड़ा साहब, सियासतदान है, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, ये भी बड़े मशहूर सियासतदान है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब रास्ते में तशरीफ ला रहे हैं। वाट से ये फरमाइएगा सबसे पहले इलेक्शन की तरफ, ये वाकई निगरान हुकूमत आएगी, इलेक्शन करवा देगी? बहुत शुक्रिया जौहरी साहब। देखिए जौहरी साहब, निगरान हुकूमत भी आ जाएगी, इलेक्शन भी करा देंगी, लेकिन क्या पे आएगी? फ्लाइट टाइम पे चलना शुरू हो गई है। तो अगर वो नहीं टाइम पे चलती, वो कभी आधा घंटा डिले होती है, कभी 11 घंटे डिले होती है, कभी खाना ना होने की वजह से होती है, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस तरह अगर 2 नवंबर एक मिसाल है डेट है इलेक्शन की और 2 बजे इलेक्शन होना है, तो वो शायद 10 नवंबर को हो जाए और 4 बजे हो जाए। टाइम पे तो इस मुल्क के अंदर कोई चीज नहीं होती। ठीक है, यानी आपका ख्याल है कि 90 दिनों से आगे जाएगा फिर ये सिलसिला? वो तो अभी अगले शो के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर 90 दिन का बैरियर टूट गया तो फिर तो 9 महीने भी हो सकते हैं। बैरियर तो बहुत सारे जुड़ते भी और टूटते भी, जैसा तो पाकिस्तान में कोई नई चीज तो नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर जितनी पार्टीज हैं, जैसे वाड़ा साहब, किसी एक को भी यकीन नहीं है कि निगरान हुकूमत वक्त पे इलेक्शन करवाए। उनको अपने बारे में यकीन नहीं है, तो वो निगरान हुकूमत की यकीन नहीं कैसे कर सकते हैं? जो कशकोल तोड़ने की बारीक बातें कर रहे हैं, 35 साल से वो ही तो इस मुल्क के ऊपर बरजवान थे और इस मुल्क की भागदौड़ चला रहे थे। असल में कशकोल तोड़ना नहीं है चौधरी साहब। ठीक, आपने इंट्रो में कहा कशकोल कौन तोड़ेगा? इनसे कहें जो ये कशकोल लेके भर भर के अपने घर में ले जाते हैं ना, वो कशकोल अपने घर में कुछ सालों के लिए बंद कर दें, जो ले वो अवाम पे लगा दें, पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। आप भी ये समझते हैं कि ये सब लोग लूट के सारे? कौन सा नहीं है? मियां शहबाज शरीफ सर, मियां नवाज शरीफ सर, आसिफ अली जरदारी साहब, सर मेरी बात सुने, खान साहब भी, सर साहब, हम भी ये सोचते थे कि शायद हम भी नए पाकिस्तान में चल पड़े। सभी के पास, किसी के पास बड़ा कशकोल था, किसी के पास कशकोल बनते बनते वो जहाज बन गया पानी का, किसी का छोटा कशकोल था, किसी के पास डायमंड का कशकोल था, किसी के पास जिन भूतों का कशकोल था जो नजर नहीं आता था लेकिन कशकोल था। सभी अपने घर ले गए। तो आपके जो पुराने लीडर हैं खान साहब, वो भी घर लेके जाते रहे?
कशकोल भर के? देखिए स्पेसिफिक क्यों हम चौधरी साहब जाए, कशकोल जितने दे आए हैं वो सभी कशकोल लेके आए हैं और अपने वो कशकोल भर के अपने घर ही गए हैं। उनसे सबसे पूछे ना कि इक्तदार में आने से पहले आप लोगों के पास क्या क्या था। वो कहे रॉकेट साइंस नहीं, पैरामीटर बनाए, आप पकड़ लें 10 शोज करें, सब कुछ आप खोल के रख देंगे। अब देखिए सर, आपने अपने दौर में आपने सलमान शहबाज साहब के खिलाफ केसेस बनाए, मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाए, हमजा शहबाज के खिलाफ केसेस बनाए, मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ बनाए। ये सारे करप्शन के केसेस थे। शहजाद अकबर साहब के होते हुए एक केस भी मटेरियलाइज नहीं हो सका। सर, तो किसकी नाकामी है? उसकी 2 रीजन एक्सक्यूज मी। एक तो ये कि जिस घटिया आदमी का आप नाम ले रहे हैं, उस आदमी ने कोई काम कानूनी तौर पे किया नहीं, वो भी अपनी वैसे अल्फाज का चुनाव ठीक होना चाहिए। घटिया कोई गाली तो नहीं है, वैसे ज्यादती है। आपका कुलीग रहा है वैसे। तो मैं सर अगर मुझे एक बात बता, अगर आप कह रहे हैं आपने ग्रे कोटी पहनी, मैं कहता हूँ ग्रे को आप मुझे बुरा कर, भाई मैं उनको प्यार से घटिया बुलाता हूँ, चलो चल। तो उसने तो कुछ किया नहीं, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं हमेशा कहता हूँ कि रिश्वत की वीडियो नहीं होती, पे ऑर्डर नहीं होता, और कत्ल की वीडियो नहीं होती। इस इन बिटवीन ही पूरी दुनिया के अंदर जुर्म और जराइम पकड़े जाते हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर पकड़ने वाला भी कशकोल छोटी सी लेके बैठा होता अपनी जेब में, करने वाला भी, करवाने वाला भी, देने वाला भी, डिले करने वाला भी। कोर्ट में चले जाए तो फिर तो पोता नवासा उनके नवासे हो जाएंगे, तो फिर आपकी बारी आएगी। तो सिस्टम केसेस जेन्युइन थे। सलमान शहबाज साहब के हो, हमजा शहबाज के हो, सलमान शहबाज शरीफ के हो, नवाज शरीफ के हो, मरियम नवाज के हो। देखिए चौधरी साहब, केसेस तो पिछले 65 साल से जितने भी हैं सारे जेन्युइन है। प्रॉब्लम सारी है कि हमारे वहां जो रवायत है लट्टू की, कि आप आए, आप भी फौज की नर्सरी से आए, फिर आपने फौज को डस लिया, फिर डसने का आपने बयान दिए, चोरी भी की, इंडिया से भी मामला आपने तय किए, कारोबार भी किया, फिर आप चले गए मुल्क से बाहर, एक्सपोर्ट हो गए, फिर दूसरा अच्छा आ गया, फिर दूसरे ने भी ये किया, फिर वो एक्सपोर्ट हो गया, तीसरा आ गया। अब पहली बार तीसरा आया था, अब वो तीसरा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तीसरे ने वो काम कर दिया जो ये 2 पिछले 65 साल से चाहते थे करना, उसने एक्शंस में भी कर दिया, जबान से भी कर दिया, इनका काम उसने कर दिया, और उठाकर कशकोल और ट्रे दोनों दे दी सरकार की कि भाई आ जाना और कुर्सी पे बैठ जाना। ठीक है। तीसरी चीज है कि देखिए चौधरी साहब, ये एक इलेक्शन होगा जिसके अंदर लो टर्न आउट होगा वोटर्स का, ठीक है। इसमें आजाद उम्मीदवार का मेन किरदार होगा, बहुत ज्यादा। इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान एक गाड़ी का वो गेयर बॉक्स होगा कि ये गेयर बॉक्स जरा सा भी ढीला हुआ तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी, ठीक है। और आजाद उम्मीदवार वो पिस्टन होंगे जो पहाड़ पे चलते हुए अगर रुक गए तो गाड़ी फिर स्लिप हो जाएगी, ठीक है। तो अगले 20-25 साल तक तो आपको सिंपल मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट नजर ही नहीं आ रही, और होनी भी नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर, ठीक है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है गेयर होगा तो गाड़ी चलेगी, गेयर निकलेगा गाड़ी बंद। हाँ, उसमें पिस्टन भी आ जाते हैं, कभी पिस्टन भी खराब हो जाते हैं, तो पिस्टन और गियर का साथ साथ कितनी देर तक चलना है वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बाकी तो बंदर बांट होगी। अब ये कोलेशन में भी आगे दूसरे को गालियां देंगे, फिर वापस हो जाएंगे, और कौम ये बातें समझ गई है। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा काम कर दिया है और करवा भी दिया है, खुद कर भी लिया है, कि अब मैदान में तो सेकंड बिगेस्ट पार्टी नून लीग है, ठीक है, बाकी तो तितर बितर पार्टी हैं, सबके मुंह में निवाले दे दिए जाएंगे, और डैडी का सूबा बना के मिलता जाएगा, तू ये रख ले, तू ये रख ले, तू यहाँ आ जा, तू वहां आ जा, तू शेरवानी पहन ले, तू पैंट शर्ट पहन ले, तू कोट पहन ले, तू जहाज ले, बाहर उड़ना शुरू हो जा, बेटा जा घूम फिर गया। ये चलता रहेगा इस मुल्क के अंदर, लेकिन इस मुल्क की तकदीर अल्लाह ताला और बुजुर्गों की दुआओं से जरूर फ्लरिश करेगी। वैसे आपका ख्याल है कोलिशन गवर्नमेंट होगी नेक्स्ट वीक, अगले वीक, और उसके अंदर सारी पार्टीज मिला के गवर्नमेंट बना लेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी उनमें शामिल होगी? हाँ, बिल्कुल 100%। ठीक है। और वो गवर्नमेंट मियां शहबाज शरीफ चलाएंगे या बिलावल भुट्टो चलाएंगे? देखिए, मुझे तो इनका नहीं पता, लेकिन 2 बच्चे गए थे अपने वालिद के पास कि डैडी हम थक गए हैं, अब आप हमें अपनी पाकिस्तान कॉर्पोरेशन, हमारी प्राइवेट कंपनी, हमें वजीर आजम बनाया, तो दोनों को मैं नहीं देख रहा। नवाज शरीफ साहब को मैं पहले अपनी पार्टी को लीड करते हुए देख रहा हूँ। शायद ये हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए जो अमानत देने आ जा रहे थे, जिनका आपने जिक्र किया, शहबाज शरीफ साहब, वो थोड़े दिन आ जाए, फिर बाद में इवेंचुअली नवाज शरीफ से अभी वजीर आजम का नहीं, कुर्सी इन दोनों भाइयों के दरमियान रहेगी, पहले एक फिर दूसरा। हाँ, कोई केसेस वेसेस आगे पीछे खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, गवर्नमेंट आ जाएगी, तो थोड़े दिन के लिए आ जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे, तो घर की चीज है सर। और बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, आपका ख्याल है इसी तरह वजीर खारजा रहेंगे दोबारा? सर, मैंने आपने वजीर आजम को सवाल किया तो उसका मैंने आपको जवाब। ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जब आप गवर्नमेंट में थे और जितने केसेस बनाए गए थे उस वक्त, बिलावल भुट्टो, आसफ अली जरदारी साहब, उनके दोस्तों के खिलाफ और बाकी नून लीग की क़यादत के खिलाफ,
तो उस वक्त जब शहजाद अकबर साहब वहां पे ब्रीफिंग देते थे तो क्या वज़ीर आज़म साहब को यकीन था उन सब चीज़ों पे, और जो ब्रीफिंग दी जाती शहजाद अकबर साहब की तरफ से वो जनरली ठीक होती थी? देखिए चौधरी साहब, जो घटिया आदमी का आप नाम लेना, प्यार से बोल रहा हूँ, उसकी ब्रीफिंग झूठ पे मबनी थी, उसकी ब्रीफिंग अपनी जेब भरने में थी, उसकी ब्रीफिंग में वो फैज़याब भी थे और वो आजम खान के कमरे में बैठते थे और आईबी भी उनको रिपोर्ट करती थी। तो जब सारों का गठ जोड़ मिल जाए तो काम नहीं होता, माल बनाया जाता है, तो माल बनता था। अब अकबर साहब माल बनाते रहे आपका, मतलब वो छोटे पंटर थे वो भी, ठीक है, मतलब वैसे अगर पूछे तो अच्छी बड़ी की होगी, लेकिन उस घटिया आदमी था वो पंटर ही छोटा सा, ठीक है। तो माल तो से बना डिस्ट्रीब्यूटर था, वो पोस्टमैन का भी काम करता, उधर पहुंचा देता, जिनों को भी पहुंचा देता, मोकलों में पहुंचा देता था, घर भी पहुंचा देता, बाहर भी पहुंचा देता, होटल में पहुंचा देता था, बिन मुल्क भी पहुंचा देता था, स्पेन भी पहुंचा देता था। अच्छा, स्पेन भी जाता रहा आपके ख्याल? तो स्पेन किसके पास जाता सर? सर आप इंक्वायरी करने वाले बने, सीरियसली गवर्नमेंट मशीनरी रेडी हो, तो ये सारे जो शेरवानी और कोर्ट कचहरी वाले हैं बराना खड़े होंगे, ठीक है, लेकिन मशीनरी नहीं काम करती तो हम क्या कर सकते हैं? तो आपका ख्याल ये है कि ये सब कुछ जो उस वक्त भी माल बनता रहा है, चलता रहा है सर? जी, अगर आप सीरियस हो जाएं चौधरी साहब, तो जो पैसा आप IMF से मांग रहे हैं वो पैसा आपको पाकिस्तान के अंदर से यही वो सारे लोग वापस कर देंगे, और जो कि उनकी वेल्थ का 10% होगा। ठीक, करने वाले बने, ठीक, लेकिन करेगा कौन? कोई भी नहीं करेगा। आपका ख्याल है नेक्स्ट गवर्नमेंट कर लेगी? अगर वो फर्ज करें, वो कहते हैं शहजाद अकबर को बाहर से पकड़ के लाया जाए, फिर उसके साथ वो तमाम लोग उनके साथ कि जो उस वक्त इन्वॉल्व थे, जैसे कि आजम खान है, वो हैं, फिर बुशरा बीबी का आपने हवाला दिया थोड़ा सा, वो हैं, या फरा बीबी है, इन सब के खिलाफ कभी हो जाएगी कार्रवाई? चौधरी साहब, आप नाम ले रहे हैं, अब आपकी तश्कील है, आप एंकर हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी का भी नाम लेते हैं। मैं तो जिन बूथ की बात करता हूँ, मॉकटेल की बात करता हूँ, होटल की बात करता हूँ, स्पेन की बात करता हूँ। हम इतने बेवकूफ हैं? मैं आपकी समझदारी तक ही रहता हूँ, इसलिए वो समझदारी का काम मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? मैं आपसे ना इत्तेफाक कर रहा हूँ ना आपसे इनकार कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें चौधरी साहब, इस मुल्क में ना कोई सीरियस नहीं है इस मुल्क की तकदीर बदलने को। जिस दिन सीरियस हो जाएगा, जितना आप कशकोल लेकर IMF के खड़े हैं, इस मुल्क से उतना पैसा निकलेगा। इधर अगर आप ब्यूरोक्रेट से शुरू करेंगे, अशराफिया से होते हुए आप पॉलिटिशियन तक आएंगे और दीगर लोगों को भी शामिल करेंगे, तो आप जितना कशकोल से मांग रहे हैं उसका डबल आपको पाकिस्तान से। बिल्कुल सही बात। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के मैंने ब्रेक लेनी है। ये फरमाइएगा कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि अगस्त में ज़ाहिर है निगरान हुकूमत आ जाएगी, लेकिन क्या वो निगरान हुकूमत वाकई इलेक्शन करवाएगी? एक सवाल है, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा खोखर साहब, ये वाकई जो निगरान हुकूमत बनेगी वो इलेक्शन करवा देगी, या फिर पंजाब की तरह वो भी आगे 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 आगे? सही साहब, पाकिस्तान में कोई भी बात वसूख के साथ नहीं की जा सकती। यहाँ पर आप सुबह उठे हालात और आईन के अंदर वाजिया जो उसकी डायरेक्शंस थी, जो स्कीम ऑफ थिंग्स थी कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस, वो हमने देखा पंजाब के सूरत में वायलेट हुई। सही बात। खैबर पख्तूनख्वा इन पार्टियों ने किया जी, दे वर हैंड इन ग्लव ऑफ कोर्स। तो अब वो एक जो बैरियर था वो ब्रीच तो हो चुका है, और अब उस यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कौमी असेंबली के इंतखाबात का अल्तवा का बोझ बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और 75 साल गुजर चुके हैं, बहुत से हमने एक्सपेरिमेंट्स किए। लेटेस्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो हाइब्रिड वाला, इमरान खान साहब वाला, डायरेक्ट रूल भी यहां पर रहा। तो हम, मेरा ख्याल है कि अब अपने नेबरहुड में भी देखें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, इवन श्रीलंका को देख लें, तो हमें वो रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए कि जिसके अंजाम में हमारा मवाजना अफगानिस्तान के साथ हो। ठीक ठीक, हमारे पास एक दस्तावेज मौजूद है अवाम का और रियासत का आपस में एक मुआहदा, जिसको हम आइन कहते हैं। अगर उसने इस तरीके से वायलेट होना शुरू हो गया, उसकी सैंक्टिटी खत्म होना शुरू हो गई, तो इस मुल्क में फॉल्ट लाइंस बहुत ज्यादा हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके ऊपर अमल हो, जो लोग फैसला करें उस फैसले को हम कबूल करें। और फिर जो इसके अंदर एक मैं समझता हूं चौधरी साहब, जो IMF ने जो फैसिलिटी दी है पाकिस्तान को, जो मार्च नेक्स्ट ईयर एक्सपायर हो जाएगी, जरूरी है कि उससे पहले एक नई हुकूमत हो, वो हुकूमत नेगोशिएट हुकूमत हो, नेगोशिएट, और फिर वो नेगोशिएट करे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्रोग्राम।
तो ये सब कुछ करने के लिए, पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से निकलने के लिए इलेक्शंस का इल्तवा ठीक नहीं होगा, वो बल्कि उसको मजीद बढ़ा देगा। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, ये अब सवाल ये है कि इलेक्शन अगर होते हैं, जैसे आपने कहा कि होने चाहिए, मैं भी समझता हूं कि होने चाहिए, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उन इलेक्शनों से पहले खान साहब कहां होंगे? क्या वो, अगर वो होंगे तो क्या इलेक्शन हो सकेंगे, और अगर वो नहीं होंगे तो फिर तो इलेक्शन हो जाएंगे? मैं आपको कह रहा हूं चौधरी साहब, ये अब बड़ी इसमें कंफ्यूजन तो है, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि अब 9 मई का जो इंसिडेंट था, उस इंसिडेंट की सिरे से कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। सियासत और सियासतदान इस तरह का अमल नहीं इख्तियार करते। अगर हमने उस जोरावरी वाली पिच पर जाकर खेलना है तो वो ज्यादा ताकतवर हैं और फिर वहां पर मार ही पड़नी है। ठीक है, सियासतदानों की पिच जमहूरी पिच है, जिसके अंदर नॉन वायलेंस है, जिसके अंदर प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल है। वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जरूर है, लेकिन पीसफुल जरूर होने चाहिए। वो बड़े वाज़ेह तरीके से उन्होंने वायलेट किया और उसका नुकसान वो भुगत रहे हैं। और आने वाले इलेक्शंस में अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मैच्योरिटी हो तो पहले से बैठकर एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय कर लें, आपस में मामलात को तय कर लें। ठीक, जो पिछला इलेक्शन था 2018 वाला, उसमें जो ऑपोजिशन की पार्टीज थी उस वक्त, आरटीएस का फेलियर हुआ, इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए बहुत कुछ किया गया, और जिन पार्टीज ने समझा कि उनके साथ ज्यादती हुई है, फिर मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं खत्म हुआ। ठीक है, तो अगर हमने वाकई पॉलिटिकल क्राइसिस को खत्म करना है तो फिर हमें पहले बैठकर आपस में एक डायलॉग करना पड़ेगा। खान साहब के साथ भी पॉलिटिकल पार्टीज को ये मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। लेकिन सेनेट में तो अब कमेटी के अंदर तो है ना जी, लेकिन चॉइस साहब, उसमें इमरान खान साहब का भी बहुत बड़ा कसूर है फ्रैंकली। ठीक, क्योंकि वो आज भी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एंगेज करने के लिए तैयार नहीं है। वो वही कह रहे हैं कि जी मुझे तो पिंडी से कॉल आएगी। जी, तो वो ये सारा कुछ हमें तय करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शंस के नतीजे में एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो लिंगर ऑन करता रहे और उसके नताइज फिर हम इस तरह की बहरानी कैफियत की सूरत में भुगते हैं। तो ये अब मुल्क को बहरान से निकालने की जरूरत है। हमें पॉलिटिक्स को फिक्स करना है ताकि हम इकोनॉमी को फिक्स कर सकें, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फिक्स कर सकें, फिर ही मुल्क चलेगा। फिर ही मुल्क चलेगा। और 25 करोड़ लोगों का, 24 करोड़ लोगों का चौधरी साहब मुल्क है। इसमें बहुत बड़े हमारे जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। 75 इयर्स का फेलियर एक्यूमुलेट होकर हमारे सामने आ चुका है। लोग इस मुल्क में रहना नहीं चाहते, नौजवान इस मुल्क से मायूस हैं। जो अभी हादसा हुआ जिसमें 400 नौजवान लगभग हमारे शहीद हुए समुद्र में डूब के, तो हमें अगर इस मुल्क को इस काबिल बनाना है कि लोग इसमें अपनी आने वाली नस्लों को भी महफूज तस्वुर करें, तो हमें अपनी ईगोज भी कुर्बान करनी पड़ेंगी। थोड़ा बिल्कुल सही, और बड़ा करके करना पड़ेगा, कैसे नहीं हो सकेगा। और ये पॉलिटिकल लीडर्स के बस का काम नहीं है चौधरी साहब। ठीक, इसके लिए हमें स्टेट्समैन चाहिए जो अपनी नाक से आगे सोचें, जो अपने इक्तदार से आगे। कहां से आएंगे सर? वो इंपोर्ट करने पड़ेंगे बात। बस अब ये इन्हीं लोगों के अंदर इनको ये मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। हम तो ये गुफ्तगू कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं ताकि उन तक पहुंचे। जब भी गुफ्तगू की आपको नुकसान हुआ है वैसे उसका ये बात तो सही है, लेकिन रास्ता भी तो निकालना है, मुल्क भी तो अपना है। वैसे ये फरमाइएगा, जो अगला इलेक्शन होगा उसमें खान साहब और उसकी पार्टी होगी या नहीं होगी? देखिए चौधरी साहब, मेरा दोस्त जो है, मेरा भाई, ये और मैं जो है, हमारे अंदर एक कॉमन चीज है कि हम अपने दिमाग से हमेशा चलें और हम इजहार भी करते हो, बड़े तगड़े भी में करते हो, फिर निकाले भी हम उसी तगड़े तरीके से जाते हैं। लेकिन आइडियलिस्टिक सोच है, मैं समझता हूँ रियलिस्टिक सोच नहीं है। जो ये बातें कर रहा है, ये हमारी विश लिस्ट, ऐसी ख्वाहिश होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए मुल्क, और ऐसे ही मुल्क तरक्की करते हैं। 25 करोड़ लोग यही सोचते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर जितना बड़ा शराबी, जितना बड़ा जानी, जितना बड़ा राशि, जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा बेईमान, आप मेरा निकाल के देखें। अगर मेरी बात गलत हो जाए तो आप मुझे बताइएगा। नंबर 1। नंबर 2 सर, ये कि यहाँ पे जहां तक आपने बात की तहरीक इंसाफ की इलेक्शंस में, तो ना तो मुझे तहरीक इंसाफ का कोई टिकट लेते हुए नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो बाय एंड लार्ज पीटीआई नजर ही नहीं आएगी। दूसरी भी चीज ये कि खान साहब, अगर आप मुझसे पूछें, अल्लाह को बाकी सारी चीजें पता ही हैं, लेकिन एनालिसिस मेरा ये है कि वो भी इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। वजह डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्वालीफाई है। फिर जो 9 मई का जो वाकया है, उसके अंदर लोग जो उनके खास थे, प्यारे थे, करीबी थे, उन सब ने जाके 164 के तहत कन्फेशनल स्टेटमेंट लिखवा दिए हैं, सबूत दे दिए हैं, व्हाट्सएप डिटेल्स दे दी हैं कि उन्होंने करवाया है खान साहब ने। तो अब उसके बाद तो फिर कोई चीज रहती नहीं है। तीसरा ये है कि 190 मिलियन का केस जो है वो मैच्योरिटी की तरफ ओपन एंड शट केस है। बहरहाल, लेकिन हमने यहां भी देखा कि हीरो के हार जो
सैलाब जंगान को दिए गए, वहाँ वजीर आजम ने अपनी बीवी को प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, माशाल्लाह से आप तो जानते हैं इस बात को। आप यूसुफ गिलानी साहब की बात करें, जिससे कि हम इस कैपेसिटी के अंदर इंडिविजुअल्स का नाम लेंगे तो एक लाइन लग जाएगी। ठीक। तो मेरा से कहने का मकसद ये है कि देखें चौधरी साहब, इस मुल्क के अंदर पोटेंशियल है, इस मुल्क के अंदर टैलेंट है, मौका नहीं मिलता। अब आप देखें जो लीडरान है, कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि जिसको गलत जुमरे में लिया जाए, उसमें आप कोई चल नहीं सकता, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा, कोई बैठ है तो एक मैनेजर रखा हुआ है कि वो मुंह उसका सीधा कर दे, कोई पकड़ पकड़ के चल रहा है, कोई आंख से फोन नहीं खोल पा रहा। 90, 85, 70 साल के लोग हैं। अब आप कहें मैं मैट्रिक में दौड़ जीतता था तो क्या मैं आज जाओ दौड़ जीत सकता हूँ? नहीं। मेरा वालिद अगर स्पोर्ट्स कार का चैंपियन तक मिसाल है तो क्या आज की स्पोर्ट्स कार चला सकता है? वो स्टार्ट भी नहीं कर सकता कंप्यूटराइज गाड़ी। ठीक है, जनरेशन का फर्क है। जो बच्चे आज आईपैड चला रहे हैं वो मैं नहीं चला सकता। आपने उन मुल्क को जो खुद खड़े नहीं हो पा रहे, उनको आप कह रहे हैं कि मुल्क का फ्रेम सीधा कर दे। वैसे अब तो उनकी नई नस्लें भी आ गई ना सर, और नई नस्लें जो है ना अपना मोबाइल भी खोल लेती हैं और फोन भी कर लेती हैं। जैसा ये पॉसिबल नहीं है कि मुस्तफा खोकर की औलाद पॉलिटिक्स में उतनी कामयाब होगी जितना मुस्तफा खोकर हो भी सकती है। लेकिन ये तो हमारे मुल्क की अजीब सी सियासत है ना कि नस्ल दर नस्ल लायक नालायक हर किस्म का आदमी जो है वो कुर्सी पे बैठ जाता है क्योंकि वो एक लेगेसी से आ रहा है। हम लोग तो पॉलिटिकल लेगेसी के लोग नहीं है। ठीक, मैंने ब्रेक एक सवाल अगर मुझे इजाजत दें फैसल भाई, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, क्या फैसल भाई बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा? अच्छा, मैं ब्रेक लूंगा पहले, चले जवाब नहीं देना भाई, छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वक्फे पे जाने से पहले खोकर साहब ने एक सवाल पूछा था, सवाल बड़ा मेरा ख्याल है मोहलिक है, और मैं दोबारा उनसे कहूंगा कि अपना सवाल दोहरा दें और उसके बाद फिर वाडा साहब ने जवाब देना। जनाब, क्योंकि फैसल भाई बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, इनसे ये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा? हाँ जी, देखिए खोकर साहब बहुत स्मार्ट आदमी, इंटेलिजेंट आदमी भी है, मेरा उनसे दोस्ती भी है। देखिए जब आप बैलेट का पेपर देखते हैं ना तो उसमें कई किस्म के निशानात होते हैं। वो निशानात भी होते हैं जो आपने देखे भी नहीं होते। ठीक है, तो निशान हो ना हो टिकट होल्डर नहीं होगा। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं आपके? मतलब वो टिकट देंगे नहीं या कोई लेगा ही नहीं, और अगर लेगा तो बंदा गायब हो जाएगा। लेने वाला कोई नहीं होगा। नहीं, लेने वाले आज भी है वैसे पार्टी में। सर ले ना फिर। हाँ। जो पार्टी के कुछ 8, 10, 12 रह गए हैं वफादार, वो वफादारी में ये कह रहे हैं कि इनको अंदर डालें तो हम बाहर निकले भाई। ठीक है, कुछ मजबूरन ख्वाहिश से जमानत ले रहे, कुछ ख्वाहिश से जमानतें नहीं ले रहे। तो अभी तक 80% बातें ठीक निकली हैं, 20% जो रहेगी वो भी ठीक निकलेंगी। लेकिन आप देखें सर, बेशुमार उनके लोग हैं जो जेलों में बैठे हुए हैं, अभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं। उनके सदर भी शामिल हैं उसमें, परवेज इलाही साहब वो भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक साहब पार्टी बनाना चाह रहे हैं, एक भी बंदा उनके साथ खड़ा नहीं। देखिए मेरी बात सुने, एक तो ये कि फरमाइश प्रेशर उन्हीं जेल के अंदर के लोगों का है कि इनको अंदर करें। ठीक है, और जिस दिन ये अंदर होंगे उसके 72 घंटे में वो सब बाहर होंगे। बस वो जो अंदर बैठे हुए हैं, हाँ, वो सब ख्वाहिश, वो चाह रहे हैं खान साहब अंदर हो। जी जी बिल्कुल, और वो मुतालबा कर रहे हैं कि इनको जी अंदर रखें, हमें फिर छोड़ें, हम बाहर जाएं। ये जब अंदर जाएंगे तो हम बाहर आएंगे। फेस वैल्यू भी तो कोई चीज है ना। अब आपने देखा था खान साहब की चाइनीज 3rd क्लास क्वालिटी थी, उन्होंने कहा मेरे सर पे गोली मार दो, अगले दिन वो खड़े हो गए। बहुत सारे किस्से अभी आपने देखे हैं ना। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी हम छीन के लेंगे आजादी, हम घुस के लेंगे आजादी, वो हो गई। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम ये है चौधरी साहब कि मुझे प्रॉब्लम ये नहीं कि लीडरशिप को अंदर डाल दें जिन्होंने नाम में कोई काम किया। मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो 10,000 बच्चा अंदर है, वो पाकिस्तान का बच्चा है, उसको ब्रेन वॉश करके इश्तियाल दिला के मासूमियत से उनको धकेला गया और उनको पीठ दिखा दी गई कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मेरा अभी पाकिस्तान में मसला है वो 10,000 बच्चे, रियासत, सियासत और हुकूमत कोई माँ का रोल प्ले किसी न किसी जगह पे करना पड़ेगा और करना चाहिए। वैसे खोकर साहब आप मुतमईन हुए इस जवाब से? वैसे सही साहब, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि जब इलेक्शंस की एक फिजा बनेगी, माहौल खुलेगा, उसमें फिर कॉर्नर मीटिंग शुरू हो जाएंगी, गुफ्तगू बढ़ती चली जाएगी, वोट मांगने होंगे, उम्मीदवार खड़े करने होंगे, तो ये सारा जो प्रोसेस है, जुलूस निकालने होंगे, इस प्रोसेस के अंदर गली मोहल्ले तक लोग एंगेज हो जाते हैं और उस प्रोसेस के अंदर गुफ्तगू को कंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। जलसे जुलूसों के अंदर फिर गुफ्तगू खुल के शुरू हो जाएगी। ठीक, हुकूमती गैर मकबूलियत अपनी जगह पर मौजूद है क्योंकि महंगाई ने एक आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल कर दी है। जो हमारा 50,000 से कम कमाने वाला तबका है वो तो लिटरली ज़िबा हो चुका है। तो इस गैर मकबूलियत में अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा
उसके ना होने की सिर्फ 2 सूरतें हैं कि या तो इमरान खान साहब बॉयकॉट करें इलेक्शन का, बिल्कुल, या डिस्क्वालीफाई हो जाए, या पार्टी बैन, यही 2 सूरतें, तीसरी सूरत कोई नहीं। बैन होगी नहीं मेरे ख्याल से खोकर भाई, वो टिकट देने के लिए खड़े होंगे जमान पार्क में, जैसा अभी खाली है जमान पार्क, वो खड़े होंगे, लेने वाला नहीं होगा। ये लेने वाले पहुंच ही सकेंगे या वो तैयार ही नहीं होंगे, लेने वाले होंगे नहीं लेने वाले। वैसे देखें उनके जो लीडर्स हैं ना वो गायब हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वर्कर्स आज भी है उनके साथ, तो वर्कर्स आ जाएंगे, हमदर्दी देखें, खंबे खड़े कर देंगे ना, खंबे तो हुकूमत की जो नॉन परफॉर्मेंस है ना और जो महंगाई है, इसकी वजह से हमदर्दी की एक बहुत बड़ी फिजा मौजूद है। तो हम हकीकत को अगर सामने रखेंगे तो तब एनालिसिस। वैसे आपसे एक सवाल करो जी, अगर आपको पीटीआई का टिकट मिले तो आप ले लेंगे? नहीं, मैं तो काफी अरसे से, मैं तो अपने पहले से दिन से ये तय करके बैठा हूं और पीपल्स पार्टी आजाद इलेक्शन लड़ना है, आजाद इलेक्शन लड़ना है। तो वो इसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है हुकूमत, गवर्नमेंट बनाएंगे आजाद उम्मीदवार, वो कहते हैं आजाद उम्मीदवार, बहुत वजदानी कैफियत आती है इन पे मेरे भाई पे। लेकिन मैं इसलिए आजाद लड़ना चाह रहा हूं चौधरी साहब कि मैं ये हुकूमत की नॉन परफॉर्मेंस का बोझ, इनका जो टिकट है वो साथ वो लेकर आएगा। और इमरान खान साहब की जो सियासत है उसके अंदर जो फ्रैंकली जो उनके, मुझे जाती तौर पे जो चीज जिससे मैं जरा अनकंफर्टेबल फील करता हूं वो रिलीजन का जो इस्तेमाल, वो अननेसेसरी, जिस तरह वो पीछे एक उनके साहब खड़े थे, उन्होंने कहा जी मजहबी टच दे दें और फिर चलेगा जी, रुके नहीं फिर किसी जगह, तो उससे मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूं। और दूसरा कि हुकूमत में रहे बाहर तौर और हुकूमत के अंदर रहते हुए वो मसाइल हल नहीं कर सके, वो जो करने की पोजीशन जो उनको करना चाहिए था और जो वो कर सकते थे। तमाम जमातें चौधरी साहब इन पिछले 3 सालों में इक्तदार में रही हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे जेयूआई हो, जमातें तो इक्तदार सब ने हासिल कर लिया, उन्होंने अपने मसाइल भी खत्म कर लिए, अपने केसेस भी खत्म हो गए, लेकिन अवाम के मसाइल वहीं पर मौजूद है, अवाम के लिए कशकोल उसी जगह और पॉलिटिकल पार्टीज ना अपने आप को रिफॉर्म कर रही हैं, ना वो चाहती हैं कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम, वर्केबल प्रोग्राम सामने लेकर आए कि जिसके नतीजे में वाकई लोगों के मसाइल हल हो, मुल्क की तकदीर बदले। उनका सिर्फ और सिर्फ हदफ ये है कि हम किसी न किसी तरीके से इक्तदार हासिल करें और इक्तदार हासिल करने के बाद या तो माल बनाएं या अपने मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाएं, इसके अलावा इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो फिर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ना नजरियात हो, पावर पॉलिटिक्स हर चीज हो, तो फिर इंसान कैसे राग़िब हो उसकी तरफ? तो इसका मतलब ये होगा कि आप आइंदा कोई सियासी जमात ज्वाइन नहीं करेंगे? मैं इस चीज के ऊपर कतन पहले दिन से क्लियर हूं। लेकिन अगर आप आजाद जीत गए तो पार्टी में, तो मैं आजाद अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन कौमी असेंबली के अंदर रखूंगा और किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। और आप ये समझते कोई पार्टी इस काबिल नहीं है कि खोखर साहब उसे ज्वाइन कर सके? मैं तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं बहुत एक कोई ऐसी बड़ी बात नहीं करना चाहता, मैं एक बहुत ही अदना सा आदमी हूं जी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को रिफॉर्म करें और सीरियसनेस दिखाएं। आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस मुल्क के, आपकी पॉलिटिक्स को फिक्स करना है, कोई सामने आकर उसको फिक्स कर नहीं पा रहा। आपने इकोनॉमी को फिक्स करना है, इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए आप मुझे बताएं चौधरी साहब, किसी जमात के पास वजीर खजाना मौजूद है? बड़ी जमात पीटीआई के पास, हर पार्टी में वजीर कानून बहुत होता है। जी हाँ, वजीर खजाना नहीं होता, बाहर से कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है, लोगों की जिंदगियां कैसे बदलनी है, रिफॉर्म्स कैसे करनी है। और रिफॉर्म्स चौधरी साहब, ऐसी रिफॉर्म्स मौजूद है कि जिनको करने के लिए आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी पीएचडीज नहीं चाहिए। सही बात। कोई इतने बड़े बड़े दत्थे जो लोग कागजों के लिखते हैं, विल चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपको विल चाहिए और थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए। अब जिस तरह फर्ज करें आप ब्यूरोक्रेसी है, कोई हुकूमत ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करने के बाद अपने चीजें ठीक नहीं कर सकती। पहला काम उसको ये करना पड़ेगा, आपको प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी इस मुल्क। आज वैसे अगर प्राइम मिनिस्टर अपना नाम बदलना चाहे ना जी, तो उसके बाद वो एक एप्लीकेशन दें। आप यकीन करें कि प्राइम मिनिस्टर बूढ़ा होकर फोत हो जाए, वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। इतना लंबा प्रोसेस होता है। आपको इस मुल्क में हर कारोबार करने के लिए कोई 36 एनओसीज चाहिए होती है, आपको हर जगह पैसे देने पड़ते हैं। करप्शन में आप देख लें, आप इंडेक्स में कहां पहुंचे करें। तो हम अगर ये क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की, वो मर्फीज लॉ है कि इफ एनीथिंग can go wrong, it will eventually go wrong। बिल्कुल ठीक। तो हम बड़े ये गलतियों का जो खमियाजा है, ये फिर हमें भुगतना पड़ेगा। सही। मैंने ब्रेक ले ली। वाडा साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इमरान खान साहब, आपके पुराने चेयरमैन, गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे और कब गिरफ्तार होंगे? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वर्ड साहब ये फरमाइएगा कि खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो कहते हैं कि वो ऑब्वियस है, होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी हर तकरीर में 9 मई 10 मई का ऐलान करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर शायद पावर नहीं है कि गिरफ्तार कर सके ना। आपने बात बिल्कुल ठीक की। देखिए चौधरी साहब, आइंदा आने वाले दिन और हफ्ते जो हैं वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब के लिए बहुत मुश्किलात के हैं। अल्लाह रहम करे। जुलाई एंड जुलाई, बिगिनिंग ऑफ अगस्त, ये सब मुश्किल दिन और हफ्ते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर हमने फांसी के फंदे से भी निकलते हुए देखा और फांसी के फंदे पे चढ़ते भी देखा। होनी अनहोनी तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मेरे एनालिसिस ये कि बहुत बहुत मुश्किल वक्त सामने खड़ा है। वैसे तो पूरी गवर्नमेंट और पूरा सिस्टम जो है वो 16 सितंबर का इंतजार कर रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर होंगे। देखिए फिर सब कुछ देखिए ये भी बड़ी गलतफहमी, जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं और जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं, इन सबको अल्लाह ताला ने ये मनसब पॉलिटिशियंस की विश लिस्ट के हिसाब से नहीं दिया। उस मनसब पे वो किसी वजह से अल्लाह ताला उनको बिठाता है, और उस मनसब पे इतनी अंधेर नहीं होती है, इतनी अंधेर नहीं होती। मेरे केस में हुई थी कि गैलरी में खेला गया था, बड़ा मीडिया हाइप मिली थी, ऐसा होता है हर जगह। आपके खिलाफ था कौन? वैसे जिमनी सवाल है, वैसे किसने किया था वैसे आपके खिलाफ? जो मेरे और खोकर का मसला है कि हम बहुत ब्लंट हैं, हम बात सीधी करते हैं, हमें वो घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती, हमें रात को महफिल लगानी नहीं आती। हम वो उस गंगा में हम अपना हाथ धोना शुरू कर दें, हम सबसे फेवरेट बन जाएंगे। तो वैसे आपकी कौन सी ऐसी बात थी जो बुरी लग गई थी, और किसको बुरी लगी और फिर सब कुछ? सर वो बहुत सारों को बुरी लगी, लगती भी है, लगी भी है, आगे भी लगेगी। कहा क्या था आपने जिसकी वजह से? सर मैं तो बहुत कुछ कहता हूँ सर। ठीक है, कैबिनेट के अंदर वैसे मसला हुआ था? नहीं। हाँ, कैबिनेट से बाहर मसला हुआ था? हाँ ठीक है। और जनरल फैज साहब नाराज थे या खान साहब नाराज थे? सर देखिए, आप लोग ना मुझे चौधरी साहब छोटी चीज मुझसे पूछे, मैं ये छोटा सा दिल जब खोलूंगा तो इस मुल्क में जो 65 साल में नहीं हुआ, वो मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद इंशाल्लाह आम, खास, पॉपुलर, प्यारा, दिल से प्यारा, लाडला, रूपोश होने वाला, मोबाइल छुपाने वाला, मुंह से निकलने वाला, सब जेल के कटहरे में होंगे। ये मेरी अल्लाह से कन्विक्शन है और ये होगा। और आप ये करेंगे? मैं तो रुक ही नहीं रहा सर। बिल्कुल ठीक। और ये कब तक करेंगे? इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद? सर चल ही रहा है ना। इलेक्शन से पहले करेंगे तो बहुत सारे लोगों का फ्यूचर खत्म हो जाएगा, इलेक्शन के बाद करेंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट चली जाए। सर दोनों सूरतें देखेंगे, बेहतरी किसमें, काम तो शुरू है। ठीक है। और आपके पास सबूत सारे हैं? बस सर अल्लाह ताला जिंदगी दे, हम मंतकी हमें अंजाम तक पहुंचाते रहे। अभी तक तो जो चीजें कही हैं उनको नॉट 100% बट एविडेंस इतना जरूर है कि डायरेक्शन जरूर देते हैं। अच्छा ये फरमाइए, एक सवाल है कि ये आजम खान साहब थे, उनके बारे में अब ये खबर गर्दिश कर रही है इस्लामाबाद के अंदर कि वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार। देखिए आजम खान साहब के ऊपर मिस यूज ऑफ पावर का तो एलिगेशन आप लगा सकते हैं, पैसे की लेन देन मैंने उनकी कभी नहीं देखी। और दूसरा ये कि आजम खान साहब पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं अगर वो सामने आके सच बता दें। ठीक है। बाकी में खिदमत करेंगे और मुझे लगता है वो करेंगे। ठीक है। मैं सच कहाँ बताना है? तोशाखाना केस में बताना चाहिए? उनको वो इस गवर्नमेंट की बायोग्राफी है, उनकी हर पन्ने पे चीज मिलेगी आपको। ठीक है। आजम खान साहब को मुल्क की मदद करनी चाहिए और मुझे लगता है वो करेंगे, क्योंकि वो खान साहब की तरफ से अब नाराजगी है खासी आजम खान साहब के ऊपर के वो नाराजगी वाला आदमी नहीं सर, वो बड़ा हमारी तरह पागल दिमाग का आदमी है। आजम खान तो टेढ़ा है वो, उसको जो बात समझ में आया समझ में, नहीं समझ में आएगी तो वो दुनिया 10 वजह नहीं करेगा। वैसे आजम खान जो मिस यूज होते रहे या जानबूझ के खुद करते रहे, अपनी पोजीशन बचाते रहे, करते क्या रहे? कुछ मिस यूज भी हो गए, कुछ पावर का नशा भी होता है, तो पावर का नशा बड़ा खतरनाक होता है, पावर का नशा बाकी नशों से ऊपर होता है। ठीक है। इसलिए आपने देखा है ना कि लोग 20 साल पहले भी बने होते हैं तो वो कार्ड पे लिखते हैं एक्स MNA। तो ये नशा ही होता है ना सर, एक्स फेडरल मिनिस्टर। गाड़ी के ऊपर भी लिख लेते हैं। हाँ। अच्छा खोखर साहब ये फरमाइए सर, ये एक कास्ट होगी कि जब आप एक पॉपुलर पार्टी को जब आप निकालेंगे सिस्टम से और वो इलेक्शन के अंदर नहीं होगी और उसके बाद एक इलेक्शन होगा, ज़ाहिर उसके अंदर ज़ाहिर वोटर की टर्नआउट भी बहुत कम होगा, तो उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी फिर उस गवर्नमेंट की? यही तो वो सवालात हैं कि जिनके जवाब हमने ना तलाश किए तो आने वाला जो इलेक्शन है उसके नतीजे में बहरान मजीद कंटिन्यू करेगा और संगीन से संगीनतर होता जाएगा। तो क्या करना चाहिए इसका? तो जो जहां पर आपके पिछले प्रोग्राम के पिछले हिस्से में गुफ्तगू का आगाज हुआ था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अपनी नाक से आगे सोचना होगा। इमरान खान साहब को अपनी ईगो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, मियां नवाज शरीफ को करनी पड़ेगी,
जरदारी साहब को करनी पड़ेगी, फजलुर रहमान साहब को करनी पड़ेगी, और इन्हें बैठ के आपस में कोई इस मुल्क को चलाने के लिए कोई फॉर्मूला तय करना पड़ेगा। देखिए अब चौधरी साहब, इस तरह ये पॉलिटिकल क्राइसिस फिक्स किए बगैर कुछ फिक्स नहीं होना। आज इस वक्त जुडिशरी के अंदर के जो हालात हैं वो हमारे लिए अफसोसनाक है। जो पार्लियामान और जुडिशरी की आपस में लड़ाई है वो हमारे लिए अफसोसनाक है। जो 9 मई को हुआ वो हमारे लिए अफसोसनाक है। और दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं कि जहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान जब इलेक्शंस हुए तो उनके नतायज ना तस्लीम करने की वजह से या पॉलिटिकल क्राइसिस ऐसा बढ़ा है कि फिर बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ी। हमारा अपना एक मुल्क हमारा एक बड़ा तजर्बा मौजूद है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हमें यह फैसला करना है कि हमने मुल्क को चलाना है, और मुल्क को चलाने के लिए हमें बहुत सी रिफॉर्म्स लेकर आनी है। इस मुल्क को ठीक करना है। सियासी पार्टीज जो है वो लोगों से दूर हो गई हैं। ठीक है, बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। उस डिस्कनेक्ट को खत्म करने की जरूरत है मुल्क को चलाने। वैसे ये जो कहा जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फ्यूचर के भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सही रेड लाइन है वो पता नहीं कहा जा रहा है बहुत ज्यादा। शायद अगर इस चीज पे नाराज हो कि न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, कोई इस टाइप की बातें की जा रही है। 2-4 महीने आगे पीछे हो सकता है कि वो शहबाज शरीफ साहब 2-4 महीने के लिए आ जाए। तो बिलावल भुट्टो साहब का कोई चांस नहीं है? सर मैं आप उससे स्पेसिफिक सवाल करते, मैंने आपसे पूछा 2 बच्चे गए थे कि पाकिस्तान हमारी फैमिली कॉर्पोरेशन, दोनों बच्चों को कहा हमें वजीर आजम बना दें। मुझे वो दोनों कहां गए थे? अपने अपने अब्बा के पास। बस आप ये समझ रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ गए और बिलावल भुट्टो गए? सर मैं तो जितनी बात प्राइम मिनिस्टर है कितने? मैं जितनी बात कर रहा हूँ मुझे 2 ही तो लाइन में है, एक बिलावल भुट्टो है, दूसरा शहबाज शरीफ साहब। नहीं सर, ऐसे मैंने 2 बच्चों की बात की है। दो कौन से बच्चे? आप मैंने कहीं कहा कि एक भाई है, मैंने 2 बच्चों की बात की है। भाई रिश्ते में दूर रह जाते हैं जब बच्चे आ जाते हैं सर, तो दुनिया का दस्तूर है। ठीक, अब देखिए बच्चे, एक मरियम साहिबा, दूसरे बिलावल भुट्टो, दोनों बच्चे जो हैं वो इस पॉलिटिकल एनालिसिस के तहत मुझे नहीं नजर आ रहे वजीर आज़म। तो अब देखें उसके बाद तो बुजुर्ग ही रह जाते हैं, फिर बच्चे गए तो बुजुर्ग रह, तो जैसे जैसे फ्रेम टेढ़े के साथ आएंगे वैसे फ्रेम टेढ़ा रहेगा पाकिस्तान का। ठीक है, अब इस फ्रेम को सीधा भी तो करना है ना, तो उसके लिए सीधे से सब उसके लिए भाई आप मुझे कहें कि सर आप जो मैट्रिक में रेस जीते थे वही स्पीड से आप आज भी दौड़ेंगे, नहीं पॉसिबल। लोगों को चांस दें, बहुत कारामद लोग हैं। बिल्कुल ठीक। ख्वासा आपने गुज़ू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।